पूरी दुनिया में जो हेडलाइन है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो मुआहिदा हुआ है उस पर ही सारी दुनिया बात भी कर रही है, सबकी नज़रें उस पर हैं। इसका एक ख़ास तनाजुर भारत के साथ जो पाकिस्तान के मामलात रहे हैं और हाल ही में जो भारत ने एक हमला पाकिस्तान पे किया था उसको लेके भी इसको बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। भारत के अंदर आपने देखा कि कोई मीडिया इसको इस्लामी नेटो का नाम दे रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस हो या तज्जियाकार हूँ वो मोदी साहब को आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी बुरे तरीके से नाकाम हो गई है। आप इस मुआहदे को कैसे देखते हैं इस रीजन में, गल्फ और जो अरब ममालिक हैं उस रीजन में, और ग्लोबल इसका इम्पैक्ट क्या होगा? लेकिन ग्लोबल इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि ये मुआहदा आप तो सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट की अगर आप हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले तो जाहिर है टर्क्स जो हैं बहुत तवील अरसा उन्होंने मशरिक़ वस्ता पे हुकूमत की, अब्बासी जो खिलाफत थी। जी। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब अब्बासी खिलाफत ख़त्म होती है और तो उसके बाद ब्रिटिश जो हैं उन्होंने मिडिल ईस्ट का दिफाई कंट्रोल संभाल लिया। और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो ये ब्रिटिश पेट्रोलियम ने इस सारे खत्ते को कार्व किया, लेकिन उसका जो कंट्रोल है वो चला गया अमेरिका के पास। अब ये एक बहुत तवील अरसे के बाद पहला मौका है कि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने अपना जो दिफा है उसको डाइवर्सिफाई किया है और पाकिस्तान को एक बहुत अहम जिम्मेदारी जो है वो मिली है मिडल ईस्ट में। इसका जितनी हेडलाइंस, हाँ हेडलाइंस आपने देखी उसमें आपने देखा कि जो पाकिस्तान का एटमी ताकत होना है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। कहीं जाहिर है उसमें मानीखेज भी कुछ लोगों ने बात की है, कुछ इदारिये, कुछ जो हेडलाइंस हैं, लेकिन बहरहाल ये आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है पाकिस्तान। सो इस मुआहदे में ये सिर्फ एटमी मुल्क नहीं है, वो फौजी और किस मुल्क के पास है। यानी अगर आप देखें कि 6 लाख की स्टैंडिंग आर्मी तो किसी और इस्लामी मुल्क को उसके करीब भी नहीं है। खुद इजराइल जो है उसकी स्टैंडिंग आर्मी सिर्फ 1,70,000 के करीब है। सो इतनी बड़ी फौज तो और किसी मुल्क के पास है नहीं, है ना। एटमी ताकत का इशू जो है वो तो ज्यादा इजराइल उठा रहा है, जो बुनियादी तौर के ऊपर ये कहना चाहता है कि पाकिस्तान असल में एटमी मुआवनत देगा सऊदी अरेबिया को, जो जाहिर है कि मुमकिन नहीं है। हम एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जो हमारा मामला है उसके ऊपर हम बड़े कमिटेड हैं और हमने बड़ी एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, तो उसके ऊपर तो कोई ज़्यादा बात होनी भी नहीं चाहिए। ये तो एक इजराइल का प्रोपेगेंडा जो है वो रहेगा और भारत का भी, भारत भी यही कह रहा है कि ये भारत भी यही कह रहा है। असल में भारत और इसराइल तो एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इसको उठाएंगे, करेंगे, और उनकी कोशिश है कि ये मामला जो है वो जाए। लेकिन जाहिर है कि हम तो इसको नहीं जो है वो तस्लीम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि देखिए ये असल में तो कतर के ऊपर जब हमला हुआ है, ऐसे एक तो अमेरिका का बड़ा नुकसान किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। उन्होंने जो अमेरिका के साथ एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप था अरब दुनिया का वो ख़त्म हुआ है और अब वो समझते हैं कि इनके ऊपर हम जितना भी पैसा लगा लें हम महफूज नहीं है। और दूसरा इसका मुझे लगता है यही है कि जिस तरह से आपने देखा है कि ये एक डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन हुई है, उसमें उन्होंने उसको अपना हिस्सा डाला है पाकिस्तान का। अब इकोनॉमिक जो डाइवर्सिटी है वो भी आपको नजर आएगी और चाइना जो है वो अब अरब ममालिक के साथ ज्यादा एक्टिव होगा। अच्छा। तो अमेरिका का इसमें इजराइल और का जो कतर का हमला है ये सबसे ज्यादा महंगा तो अमेरिका को पड़ा है, जिसका एक तो भरम खत्म हो गया है, फिर उसका जो इकोनॉमिक और डिफेंस का जो नुकसान है वो बहुत होगा। ठीक, अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साख के साथ साथ मतलब एक जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। वो इसलिए कि देखिए ना, अब सारे अरब ये समझते हैं कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डाले जा सकते, तो फिर उसके नतीजे में जो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है वो भी हमें नजर आएगी। और चाइना जाहिर है कि सबसे बड़ा इस वक्त फायदा उसको होगा नेतन्याहू के इक़दामात का। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान के खित्ते की सूरत हाल देखें, देखिए एक तो तंजीला हम जाहिर है इसको एक मुआहदा है और बड़ी हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है और यकीनन है भी बड़ी बात, पाकिस्तान का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें ये जरूर समझना चाहिए कि जब आप इतना बड़ा मुआहदा कर रहे हैं तो इसके रिस्क भी होंगे, डेफिनेटली इसके खतरात भी होंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मीठा मीठा हाँ पर
ले रहे हैं, इसमें कड़वा कड़वा भी बहुत आएगा। और सबसे जो कड़वी गोली मेरे ख्याल में जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए वो हिंदुस्तान और इसराइल का गठजोड़ है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो असर है, आई वुड से कि इंटरवेंशन है इसराइल की, वो बढ़ेगी। आप तैयार रहें कि आपके जो दुश्मन हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, उन तमाम को जो है वो मजीद इक्विप किया जाएगा। उनको सही। जो है वो जदीद टेक्नोलॉजीज भी इसराइल जो है वो दे सकता है हिंदुस्तान के जरिए, और हमारे नुकसान जो है उनमें वो इजाफा करने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, सो ये हाँ। पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की जो कोशिशें हैं वो हिंदुस्तान की इसराइल के गठजोड़ से वो अब ज्यादा होंगी, और हमें उसके लिए बड़े एहतियात की जरूरत है। नहीं, ये बड़ा अहम आप कह रहे हैं कि जाहिर है जब आप कोई विन विन सिचुएशन नहीं होगी, कुछ ना कुछ आपको इसके रिस्क फैक्टर भी हैं। अच्छा, भारत के अंदर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इस पे आड़े हाथों लिया जा रहा है मोदी साहब को, और उनकी खारजा पॉलिसी जाहिर है वो पाकिस्तान की नफरत अंगेज़ी पर मबनी ही सियासत करते रहे हैं। अब ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान को तनहा करने का उनका मंसूबा था वो तो हमेशा के लिए शायद ख़त्म हो गया। आप कह रहे हैं कि जो प्रॉक्सीज के जरिए अनरेस्ट है वो तो पाकिस्तान के अंदर भारत करेगा, ज़ाहिर है वो अपने डिज़ाइन से बाज नहीं आएगा। लेकिन डू यू थिंक कि जैसे अभी उन्होंने एक बराह रास्त जहारियत की, बैनुल-अक़वामी सरहदों की खिलाफ वर्जी की, ऐसा कोई ज़्यादा इम्कान दूर हो गए हैं इस मुआहदे के बाद, और जो इस पूरे रीजन में नए अलाइंसेस बन रहे हैं, जो पाकिस्तान सेंटर स्टेज पे आया है, जो पाकिस्तान अमेरिका के करीब हुआ है, वो ज़रा मजीद दूर हो गया? मोदी साहब अब कोई बराह रास्त नहीं जारहाना कार्रवाई कर पाएंगे? नहीं, वो उसकी बैनुल अक़वामी से ज्यादा जो हिंदुस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी अब इस पोजीशन में नहीं रहे कि वो पाकिस्तान के ऊपर कोई जारहाना कार्रवाई कर सके। उसकी वजह यह है कि जो नरेंद्र मोदी का इस वक्त का जो मंजरनामा है भारत के अंदर, वो दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं और उनकी अपोजिशन जो है वो स्ट्रांग हो रही है। अभी आप बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, आप उसमें भी आपको नजर आ जाएगा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अपनी इंटरनल पोजीशन जो है वो बड़ी कमजोर हुई है। और स्पेशली उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो बिल्कुल ही देखे ना बच्चों वाली थी, कि आप ये करें कि हम अमेरिका से भी दोस्ती हम रखेंगे, रशिया से। लेकिन रशिया से भी हम तेल सस्ता लेंगे, और चीन से भी दोस्ती रखेंगे, लेकिन हमने ताइवान को भी जो है वो अपने साथ रखना है, और फिर हमने सऊदी अरेबिया और यूएई को भी साथ रखना है, लेकिन हमने एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स भी करनी है। सो ये तो गुब्बारा फटना ही था। नरेंद्र मोदी जो पॉलिटिक्स चला रहे थे इंटरनेशनल, वो तो फटना ही था और वो फट गया है। और अब उनको ना चीन की एतमाद हासिल है, ना अमेरिका का एतमाद हासिल है। अमेरिका ने तो आपने देख ही लिया कि कल चाबहार में जो कंसेशंस दी थी वो भी वापस ले ली, टैरिफ जो हैं वो तो हैं ही हैं। और रशिया इस पोजीशन में ही नहीं है कि उनको सपोर्ट कर सके। नरेंद्र मोदी का जाना तो ठहर गया है, ये तो अब सुबह गया या शाम गया। और मुझे उम्मीद यही है कि जब एक दफ़ा भारत में जो अपोजिशन है वो हुकूमत में आती है तो वो ताल्लुकात एक्चुअली पाकिस्तान से बेहतर करेंगे। सही। पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है, हिंदुस्तान के लोग तो पाकिस्तान के बारे में उस तरह नहीं सोचते जिस तरह से ये हिंदुत्व के जो पैरोकार हैं ये सोचते हैं। सो वो तो इंशाल्लाह बेहतरी उसमें जो है वो आएगी। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल में फॉर द टाइम बीइंग, जिस तरह आपने कहा कि जो प्रॉक्सीज हैं उससे हमें होशियार रहने की जरूरत है, और इसीलिए पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ ही मैं आखिर में आपसे आपका कमेंट लेना चाहती थी। बानी पीजा इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा है, जो उनकी बहन देने गई थी, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि शायद वो लतीफ़ कोसा साहब जो हैं वो उन्होंने दे दिया है चीफ जस्टिस साहब को। आपकी नज़र से गुजरा उसका मतन, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर और अपनी अहलिया पर इंसाफ के दरवाजे बंद होने की शिकायत की है। ज़ाहिर है उनके केसेस अदालतों में हैं। आपको लगता है इस तरह के खतूत या ये जो राब्ता है चीफ जस्टिस साहब से, इस कोशिश से इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए, चीफ जस्टिस और जजों का हाल तो आपने देख ही लिया। आज सारे जज जिस तरह से बेचारे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। पाकिस्तान में जुडिशरी से रिलीफ की तो ना इस वक्त इदारे कोई इंडिपेंडेंट हैं। जमहूरिया ताइन वगैरह तो पाकिस्तान में अभी एक बिल्कुल बहुत पीछे चला गया। असल में तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है पीटीआई की, उसका प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं और वही फेस करते रहेंगे। जजों से इतनी ज़्यादा तवक्को जो है वो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, इंसाफ के दरवाजे मुकम्मल बंद हैं।
अदालतों के दरवाजे जजों के लिए बंद हो गए हैं, तो बाकियों का क्या होना है। और जाहिर है पाकिस्तान को इसीलिए एक सियासी इस्तेहकाम नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और यही मैं मेरे ख्याल के अंदर ये इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त चूंकि इतना बड़ा बूस्ट मिला है पाकिस्तान को इंटरनेशनली, हाँ, उसका ग्लोबल इमेज फ़ायदा हमारा उठाते बहुत हुए बेहतर हुआ है। जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से और पोजीशन हमारी बेहतर हुई है, उससे फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त जो इमरान खान है, पाकिस्तान के अवाम का लीडर तो इमरान खान, और बड़ा ज़रूरी है कि उनके साथ बातचीत शुरू की जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए और पाकिस्तान के अंदर सियासी टेम्परेचर को नीचे लाया जाए। ये बहुत अहम। जी, लेकिन अब एक एक ब्रीफ सा कमेंट, वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया। आपने कहा अवाम का लीडर, लेकिन वो जो एक अवामी तहरीक का जोश व जज्बा और वलवला होता है, पीटीआई कई बार ऐलानात और कोशिशें करने के बावजूद वो दिखा नहीं पाई जिस ताकत का आप इजहार कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि वो है वो इमरान खान। दिखाना, वो अल्लाह ना करे कि उस तरह की तहरीक चले भी, वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं होगी ना। अगर लेट से अगर नाकाम हो रही है तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर हाँ, वो लेकिन कामयाब पीटीआई होती है को तो उसका नुकसान हो रहा है ना। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त तकसीम है। हम्म। इतनी तकसीम में जो तहरीक है, अगर वो चल पड़े तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और हमें उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। इसलिए बेहतर है कि हुक्मरानों को चाहिए कि बातचीत करें। टेम्परेचर नीचे रखें और बातचीत के जरिए हम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ें।